रिक्शे वाले की सफलता। एक गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था। नंदू 12 बजे तक पड़ा पड़ा सोता रहता। नंदू की माँ ने उसके बेड के ऊपर एक बाल्टी लगवा रखी थी। नंदू की माँ सिलाई मशीन चलाते चलाते रस्सी खींच देती। रस्सी खींचते ही बाल्टी उल्टी हो जाती और पानी नंदू के सिर पर गिरता और नंदू उठ जाता। पड़ोस का एक आदमी यह देख लेता है। बहन जी, घड़ी या मोबाइल में अलार्म भी तो लगा सकती हैं, बाल्टी क्यों लगा रखी है इस तरह? अरे, इसके कान में घड़ी, मोबाइल, घंटी कुछ भी सुनाई नहीं देता। नंदू 19 साल का हो गया था, लेकिन शैतानी करने में लगा रहता था। मटके को भूत की शक्ल जैसा बना देता और रात में उस मटके को पहनकर लोगों को डराता। एक दिन नंदू की माँ बीमार पड़ गई। बेटा नंदू, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं तेरा विवाह होते हुए देखूं। नंदू का विवाह होता है और माँ मर जाती है। गांव में कोई काम नहीं होता तो नंदू काम की तलाश में शहर पहुंचता है। नंदू और उसकी पत्नी को कुछ दिन रोड पर ही तंबू लगाकर बिताने पड़ते हैं। तभी नंदू एक रिक्शा किराए पर ले लेता है। नंदू दिन रात रिक्शा चलाता तो कहीं अपने और अपनी पत्नी के लिए खाने भर के पैसे जुटा पाता। एक बार नंदू की पत्नी ने नंदू से कहा, सुनिए जी, किराए का रिक्शा चलाने से हमारी बचत नहीं हो पाएगी। आप मेरी सोने की अंगूठी बेच दीजिए और एक अपना रिक्शा खरीद लीजिए। लेकिन पहले ही तुम्हारे सारे गहने बिक चुके हैं। यह हमारी शादी की अंतिम निशानी है। ये टाइम इमोशनल होने का नहीं है। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम ऐसी 1000 अंगूठियां खरीद लेंगे। नंदू अपनी पत्नी की अंगूठी बेचकर अपना रिक्शा खरीद लेता है। कुछ समय बाद नंदू इतने पैसे कमाने लगता है कि वह किराए पर एक छोटा सा मकान खरीद लेता है। अब हमारे पास पैसे हो गए हैं तो क्यों ना एक टीवी खरीद लें? नहीं, विलासिता की चीजें बाद में। अब एक और रिक्शा खरीद लो। लेकिन मैं 2 रिक्शे कैसे चला लूंगा? दूसरी रिक्शा किसी आदमी को किराए पर दे दो। किराया आएगा तो हमारी कमाई बढ़ेगी। तुमने तो कमाल की ट्रिक बताई। 1 साल के अंदर नंदू 10 रिक्शे खरीदकर किराए पर चढ़ा देता है और खुद ऑटो खरीदकर चलाने लगता है। नंदू की कमाई बहुत तेजी से बढ़ती है। वह अब 4 ऑटो खरीदने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन एक दिन नंदू का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है। आप चिंता न करें, जब तक आप अस्पताल में हैं, तब तक मैं काम धाम संभाल लूंगी और ऑटो भी मैं ही चला लूंगी। लेकिन कोई औरत ऑटो नहीं चलाती। कोई काम किसी ने नहीं किया तब मैं भी न करूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। 1 महीने तक नंदू की पत्नी ऑटो चलाती है। तब तक नंदू की टांग ठीक हो जाती है और वह काम दोबारा स्टार्ट कर देता है। 2 साल लगातार ऑटो चलाने के बाद नंदू अपने सभी रिक्शे बेच देता है और 5 ऑटो खरीदकर उन्हें किराए पर चढ़ा देता है। फिर एक दिन नंदू बैंक जाता है। नंदू बैंक अधिकारी से, सर, मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, क्या लोन मिल जाएगा? इस समय हम तुम्हें लोन नहीं दे सकते। फिर नंदू बैंक अधिकारी को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वह रिक्शा चलाकर यहाँ तक पहुंचा। बैंक अधिकारी नंदू की कहानी सुनकर बहुत खुश होता है और उसे लोन देता है। लोन मिलते ही नंदू सबसे पहले एक रेस्टोरेंट खोलता है। नंदू के अच्छे व्यवहार के कारण रेस्टोरेंट चलने लगता है। उसकी पत्नी भी काम में हाथ बटाती है। तुम्हें भसीड़े बनाने आते हैं? नहीं, बस कमल डंडी बनानी आती है। कुछ सालों बाद नंदू रेस्टोरेंट के चेन स्टार्ट करता है और एक बहुत बड़ी फूड चेन कंपनी का मालिक बनता है। नंदू अपनी माँ के नाम पर एक वृद्ध आश्रम भी बनवाता है। फ्लाइंग साइकिल। पिंटू कई दिनों से परेशान था। पिंटू की गर्लफ्रेंड ना फोन उठा रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। पिंटू ने अपने दोस्त सोनू को फोन लगाया। हेलो सोनू, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन?
तू सोनू है? अरे मैं सोनू हूँ, मुझे पता है, लेकिन तू कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। अरे मेरे बाप, मैं का कोई नाम भी तो होगा। मेरा नाम पिंटू है, मैं सुभाष नगर में रहता हूँ। मेरी सोनू से पिछले 9 साल से दोस्ती है। बस मैं समझ गया, मेरे मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया है, इसीलिए किसी की आवाज पहचान में नहीं आ रही है। फालतू की बातें छोड़ो यार, सोनम कहाँ है? ना फोन उठा रही है ना रिप्लाई कर रही है। मेरे फोन की बैटरी 5% बची है, लालाराम डेयरी वाले दुकान पर मिल। पिंटू लालाराम डेयरी वाले की दुकान पर जाता है। उसे सोनू तो नहीं मिलता, लेकिन सोनम मिल जाती है। लालाराम काका, 1 किलो सफरेडा वाला दही देना। सोनम गुप्ता, क्या तुम बेवफा हो? शादी नहीं करोगी मुझसे? मेरा बचपन से सपना है कि मैं आकाश में उड़ूं, इसलिए किसी हाई जंप वाले से शादी करूंगी। पिंटू घर जाकर सोचने लगता है कि मैं उड़ूं कैसे। मेरे पास तो सिर्फ साइकिल है। पिंटू देखता है कि गली में एक आदमी गैस के गुब्बारे बेच रहा है। पिंटू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि अगर मैं ढेर सारे गुब्बारे अपनी साइकिल पर लगा दूं तो हो सकता है कि साइकिल उड़ने लगे। पिंटू गुब्बारे वाले के पास जाता है और उसके सारे गुब्बारे और सिलेंडर खरीद लेता है। पिंटू ढेर सारे बैलून अपनी साइकिल पर लगा देता है और साइकिल को डायरेक्शन देने के लिए एक छाता भी ले लेता है। साइकिल उड़ने लगती है। छाते से डायरेक्शन देते हुए पिंटू सीधे अपनी गर्लफ्रेंड सोनम के घर पर लैंड करता है। लैंड करते समय हवा चल जाती है और पिंटू की साइकिल सीधे सोनम के पापा के ऊपर गिर पड़ती है। अरे मर गया रे, कौन सा पक्षी गिर पड़ा? अंकल जी, मैं हूं पिंटू। सोनम भी वहां आ जाती है। तो इस तरह कौवे की पोटी की तरह ऊपर से गिरने की क्या जरूरत है? अंकल जी, मैं सोनम से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस तरह आना पड़ा। सोनम, क्या तुम कौवे की तरह उड़ने वालों से शादी करना चाहती हो? सोनम, अब मेरे पास उड़ने वाली साइकिल है, चलो इसकी सवारी करके देखो। पापा, मैं अभी आती हूँ। पिंटू और सोनम साइकिल पर बैठकर उड़ जाते हैं। अरे वाह, हम बादलों में उड़ रहे हैं और पक्षी हमारे आसपास लड़ रहे हैं। अरे यहाँ कितनी ठंड है। तभी एक चील उनके पीछे पड़ जाती है। चील उनके सिर पर चोट मारती है। पिंटू चप्पू की तरह अपने दोनों पैर तेजी से चलाता है। काफी देर बाद चील उनका पीछा छोड़ती है। चलो अच्छा हुआ उस चील से पीछा छूटा। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तब हम चंद्रमा को बहुत करीब से पाएंगे और शायद मैं आकाश में उड़ती हुई परियों को भी देख पाऊं। लेकिन तभी वहां एक हवाई जहाज आ जाता है। हवाई जहाज साइकिल से टकराने ही वाला होता है कि सोनम गुब्बारे में पीन भोग देती है। पीन भोगते ही साइकिल एकदम से नीचे की ओर गिरती है। एक आदमी नदी में स्नान कर रहा होता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, आवाज कैसी भी हो लेकिन गाना चाहिए, लुक्का की अम्मा को पटाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तभी अचानक से साइकिल सोनम और पिंटू तीनों उस आदमी पर गिरते हैं। आदमी चिल्ला पड़ता है, हे भगवान बचाओ। शंकर एक बहुत ही गरीब किसान था, जिसका खेत तक जमींदार के पास गिरवी था और हर महीने की पहली तारीख को जमींदार अपना ब्याज मांगने पहुंच जाता था। शंकर, अरे ओ शंकर। जी मालिक, ये लीजिए। जमींदार वो पैसे लेकर गिनता रहता था। 200, 400, 600, 800 हैं? इसमें तो 100 रुपए कम है। जी मालिक, वो इस महीने इतना ही हो पाया, अगले महीने ये 100 रुपए भी दे दूंगा। ठीक है, पर याद से। हाँ। शंकर के पास एक बैल था जो खेती में उसका हाथ बटाया करता था। शंकर ने अपने बैल को अपने बेटे जैसा पाला था।
शंकर अपने हाथों से उसे खिलाता, नहलाता और बहुत ज्यादा प्यार भी करता। जब भी शंकर दुखी होता तो वो अपनी सारी परेशानी अपने लाडले बैल को ही बोलता था। तू तो जानता है, बेटी की शादी के लिए ये खेत गिरवी रखने पड़े, और मेरा तो तू ही एक बेटा है। पता नहीं कभी ये खेत छुड़ा पाऊंगा या नहीं। शंकर का बैल उसकी सारी बातें सुनता था। शंकर ने कभी अपने बैल को खूंटे से नहीं बांधा, वो उसे खुला ही छोड़ता था। एक सुबह जब शंकर उठा तो वो हैरान रह गया कि उसका बैल गायब था। मुन्ना, मुन्ना, अरे मुन्ना, मुन्ना! शंकर अपने बैल को जोर जोर से आवाज देने लगा। बैल को ढूंढने के लिए शंकर ने गांव वालों को भी पूछा, पर किसी को भी बैल की कोई खबर नहीं थी। मेरे मुन्ना को देखा क्या? वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा। लाल सिंह, बताओ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा शंकर भाई। ढूंढते ढूंढते शंकर गांव के बाहर पहुंच गया, पर उसे बैल बिल्कुल नहीं मिला। शंकर नदी के पास गया। कहीं मुन्ना नदी में तो नहीं डूब गया? यह सोचकर उसने नदी में छलांग मारी, पर उसका बैल वहां भी नहीं था। रात को जब वो घर लौटा तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मुन्ना, एक तू ही सहारा था। अब तू मुझे छोड़ के कहां चला गया? मुन्ना। इस तरह शंकर रोते रोते सो गया। रात को शंकर के सपने में उसका बैल मुन्ना आया, जो उसके घर के बाहर ही खड़ा था। शंकर सपने में ही उससे बातें करने लगा। मैं कितना डर गया था। कहां था तू? शंकर ने देखा कि बैल उसकी बातें सुने बगैर कहीं जा रहा था। अरे मुन्ना रुक, ए मुन्ना रुक। मुन्ना नहीं रुका। शंकर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुन्ना शंकर को जंगल में एक गुफा में ले गया, जहां बहुत सारा खजाना था। बस तभी शंकर की नींद खुली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच था या सपना। लेकिन मुझे मुन्ना को ढूंढना चाहिए। शंकर घर से निकला और उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां मुन्ना उसे ले गया था। जब शंकर गुफा में पहुंचा तो वो अपने मुन्ना को वहां देख दंग रह गया, और जब उसने वो खजाना देखा तो उसके होश उड़ गए। शंकर समझ गया कि ये सब मुन्ना ने उसके लिए किया था। शंकर की आंखों से आंसू टपक गए। तू मेरा असली बेटा है मुन्ना। मुन्ना, मेरा बेटा। मुन्ना ने शंकर की सारी परेशानियां हल कर दी। मैसूर के जंगलों में हाथियों का झुंड रहा करता था। इनमें से कई हाथी मंदिर में खाना खाने आया करते थे। लोग इन हाथियों को खाना खिलाकर इनका आशीर्वाद लिया करते थे। इन हाथियों में सबसे छोटा था गज्जू, जो इसी मंदिर में पैदा हुआ था। गज्जू दिन भर मंदिर में घूमा करता था और रात में उसका परिवार मंदिर के पास ही सोया करता था। मंदिर में आने वाले भक्त गज्जू और उसके परिवार को भर पेट खाना देते थे और उनका आशीर्वाद भी लेते थे। एक दिन इसी मंदिर में कातरक नाम का एक आदमी आया। मंदिर में रहने वाले हाथियों को देखकर वो दंग रह गया। कातरक जानवरों की तस्करी किया करता था। कातरक अपने कुछ लोगों से मिला। तुम लोग हाथियों को जंगलों में ढूंढते हो और यहां मंदिर में इतने सारे हाथी रहते हैं, पर मंदिर के हाथियों के दांतों को कैसे चुराएंगे? गांव वालों ने देख लिया तो हमें जिंदा जला देंगे। वैसे भी गांव वाले उन हाथियों की पूजा करते हैं।
अरे सोचो उन हाथियों के लंबे लंबे दांत कितने महंगे बिकेंगे। और ये पहली बार थोड़ी ना है जब हम हाथी दांतों को चुराएंगे। हमारा तो काम ही यही है। पर इस बार खतरा ज्यादा है। मेरे पास इसका उपाय है। अगली अमावस की रात मंदिर के द्वार बंद हो जाएंगे और सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे। तब सिर्फ हाथी ही मंदिर के आसपास होंगे। तभी उन्हें चुराना बहुत आसान होगा। एक दो भी हाथ लग गए तो हमें साल भर काम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं इंजेक्शन खरीद कर लाता हूं शहर से। बस इन लुटेरों की योजना तैयार हो गई हाथियों के दांतों को चुराने की। अगली अमावस को मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए। अब मंदिर के अंदर सिर्फ 4 हाथी ही थे। उनमें से एक गज्जू भी था। कातरक अपने साथियों के साथ मंदिर की सीमा के भीतर घुस गया। मुझे वो इंजेक्शन दो। और फिर कातरक दबे पांव एक सोए हुए हाथी के पास गया और उसे वो बड़ा सा इंजेक्शन मार दिया। हाथी वहीं बेहोश हो गया। अब आओ, इसके दांत काटते हैं। कातरक के दोनों साथी एक बड़ी आरी लाए और हाथी के दांत को काटने लगे। काटने की आवाज से गज्जू की नींद खुल गई। वो डर गया और सीधा मंदिर के गर्भगृह में दौड़ पड़ा। कहीं वो हाथी किसी को बुला ना लाए। डरो मत, इस वक्त यहां आसपास कोई नहीं है। उन लोगों ने अपना काम जारी रखा। लेकिन तभी गज्जू लौटा। इस बार वो पहले की तरह नहीं था। उसका रंग सुनहरा हो गया था। ये क्या? और गज्जू ने कातरक पर हमला बोल दिया। गज्जू था छोटा, पर उसमें अलग ही शक्ति आ गई थी। ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? और फिर गज्जू ने दूसरे दोनों आदमियों को भी अपनी सूंड से उठा उठा कर पटका, मानो गज्जू इन तीनों के साथ खेल रहा था। तीनों के तीनों बेहोश हो गए और फिर गज्जू वापस पहले की तरह हो गया। अगले दिन पुलिस ने उन लुटेरों को गिरफ्तार किया और सभी को लगा कि दूसरे बड़े हाथियों ने उन लुटेरों की पिटाई की है। पर लुटेरे गज्जू को देखकर ही डर से कांप रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें